हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेशन का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम एक्सक्रीशन करा दो, लोकोमोशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। सो वो दोनों चैप्टर्स बेटा हो चुके हैं। आप प्लीज़ उन चैप्टर्स की सारी क्लासेस को देख लीजिए। नाउ यहाँ पे आपके डिमांड पे जो एक और चैप्टर था वो मैं कराने वाली हूँ, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम। बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स घूम रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे फ्लूइड्स की बात करती हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट टू कनेक्टिव टिश्यूज, टू फ्लूइड्स, एंड दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। यही दो चीजें हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों को इधर उधर लेकर के जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि ये सारी चीजें ट्रैवल कैसे करेंगी और इनमें होता क्या क्या है, ये क्या क्या लेकर के जाती है। सो यहाँ पे आती है बात हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हार्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, डबल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। नाउ बेटा, आज इस मेजर क्लास में हम जो मेन टॉपिक है वो सारे कंप्लीट कर देंगे। कुछ टॉपिक जो हमारे छोटे छोटे रह जाएंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। और प्लीज बेटा क्लास को पूरी ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं, एक बार मैं फटाफट से उनको बता दूं, आई एम शिवांगी शर्मा। मैं बेटा आपकी बायोलॉजी टीचर, आपको पढ़ाती हूँ क्लास 11th, 12th एंड नीट के लिए। एंड नाउ आपको मेरा नाम याद रखना है और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लासेस कैसी लगी एंड जो भी चीज़ आप नेक्स्ट क्लास में चाहते हो, आई गेट विद दोज लेक्चर्स इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इस चैप्टर का जैसे मैंने कहा बेटा, मेजर टॉपिक आपके कौन से हैं, दैट इज द ब्लड एंड द लिम्फ। तो ये दो चीजें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। ब्लड के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। ब्लड में बेटा एक कोगुलेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, एंड ये जो दो पार्ट हैं इसी में हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर कह दो, हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट इज द ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। इन्हीं दोनों की वजह से दो तरीके के पाथवे हैं, या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सो हम उसमें देखेंगे कि क्यों किसी को ओपन कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, एंड विल डिस्कस अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ह्यूमन की सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज बेटा हम हार्ट पढ़ेंगे एंड विल स्टार्ट द डबल सर्कुलेशन। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे कि कार्डियक की एक्टिविटी रेगुलेट कैसे होती है, हमारा ईसीजी, द डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्डियक हार्ट, कोई भी हार्ट से रिलेटेड जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस थिंग। ऑलराइट, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज बेटा हम यहाँ पे मेजर पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेगुलेशन, कार्डियक साइकिल, देन कैसे आपका ईसीजी बनता है, डिसऑर्डर्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी मेजर पोर्शन जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है वो हम आज की क्लास में करेंगे। सो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लड के साथ। सो ब्लड के बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो कि ब्लड बेटा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताऊं, सो वी नो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा आप क्लास 11th के ही टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एक जो आपका एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन बनाते हैं, नॉट एक्सो, एंडोस्केलेटन, और एक जो आपके फ्लूइड टिश्यूज होते हैं। तो जो एंडोस्केलेटन बनाते हैं दैट इज द बोन, एंड अब उसमें कार्टिलेज पढ़ते हो। और जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज द ब्लड एंड लिम्फ। तो ये बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि इसमें फ्लूइड है। नाउ आप जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन चीजें होती है, एक मैट्रिक्स, फाइबर्स और सेल्स। इसमें भी बेटा मैट्रिक्स होगा, और इसका जो मैट्रिक्स होता है दैट इज अ फ्लूइड, इसीलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स की बात करूं तो सेल्स बेटा हमको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स,
ये सब देखने को मिलता है एंड हम इसे कहते हैं द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है विच इज द फ्लूइड, दैट इज नथिंग बट द प्लाज्मा। तीसरी चीज मेरे पास रह जाती है फाइबर्स। और अब अगर मैं बात करूं क्या इस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स प्रेजेंट है, सो इट इज अ बिग नो, यहाँ पे फाइबर्स नहीं होते। सो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, नाउ इफ आई टॉक कि आपका जो ब्लड है उसमें दो ही चीजें हैं, एक तो उसका मैट्रिक्स और एक उसके सेल्स। सो एक आपका हो गया प्लाज्मा विच इज द मैट्रिक्स विच इज द फ्लूइड, जो बेटा 55% होता है, और बाकी के जो 45% है दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स और द ब्लड सेल्स। नाउ अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो ये बेटा फर्दर डिवाइडेड होता है तीन तरीके के सेल्स में। एक, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आरबीसीज जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एक आपके डब्ल्यूबीसीज जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और एक बचे प्लेटलेट्स होते हैं। वी ऑल नो कि ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके बोन मैरो में बनते हैं। सो दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। नाउ ल्यूकोसाइट्स बेटा फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू टू टाइप्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बताती हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल्स है, ठीक है, और एक सेल में अगर कुछ दानेदार चीज़ें हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, इस तरीके से आपको अगर कुछ ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, सो दीज आर दी ग्रैन्यूलोसाइट्स। और जिसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स नहीं होते, सिंपल ऐसे बेटा, इसे कहते हैं दी एग्रैन्यूलोसाइट्स। सो ग्रैन्यूलोसाइट्स में आपके पास दो आते हैं, सॉरी ए ग्रैन्युलोसाइट्स में दो आते हैं जिसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, एक आपका मोनोसाइट और एक आपका लिम्फोसाइट। सो वन इज द मोनोसाइट एंड अदर इज द लिम्फोसाइट्स। ये बेटा फर्दर दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अभी ऐसे क्यों? देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट सारे ही प्लाज्मा में बनते हैं, ठीक है, ओ सॉरी प्लाज्मा में नहीं बनते, ये आपके सारे बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। चलिए बोन मैरो में बन गए। नाउ बोन मैरो भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। जो हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है द लिम्फॉइड ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। वी ऑल नो, आपने पहले भी पढ़ा है कि WBCs बेटा हमें प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी, और ये ल्यूकोसाइट्स के ही तो पार्ट्स हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं दैट इज अ टाइप ऑफ अ ल्यूकोसाइट। तो ये जो हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं, बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, ये सारे बेटा हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है। ना दोनों ही आपके बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स क्योंकि ये मैच्योर थाइमस में होते हैं। मैं अभी आपको आगे ये पॉइंट्स लिखवाऊंगी। दूसरे होते हैं बेटा ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें आपके पास तीन आएंगे, द बेसोफिल्स, द न्यूट्रोफिल्स एंड इज द इसिनोफिल्स। इन सभी की कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेटा इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी दिया हुआ है एक साल क्वेश्चन में, और आपसे पूछा हुआ है कि इस सेल को रिकॉग्नाइज करना है, और इन सब के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड, इट इज द मैट्रिक्स, और इसमें बेटा दो चीजें होती हैं,
एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके द फ्लूइड विच इज द वाटर, जो कि 90 to 92% प्रेजेंट होता है। दूसरी चीजें इसमें होती हैं द सीरम प्रोटीन्स, नॉट सीरम प्रोटीन्स, या सीरम प्रोटीन्स भी कह देते हैं। सीरम क्या होता है मैं भी आपको बताती हूं। एंड एक बेटा इसमें होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं दैट इज 6 to 8%, 90 to 92% इज द योर वाटर, एंड बाकी का बच गया दैट इज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब व्हाट इज अ सीरम? अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दूं दैट इज नोन एज द सीरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लाज्मा के पॉइंट में बेटा उसको ऐड करते रहेंगे, या मैं इधर लिख देती हूँ द, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी चीज मिल सके। सीरम क्या होता है? इट इज प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर। अब देखिए, क्लॉटिंग फैक्टर नाम से पता लग रहा है कि ये क्लॉटिंग में मदद करेंगे, ब्लड कोगुलेशन में मदद करेंगे। सीरम प्रोटीन्स फर्दर यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। एक आपका एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, एंड तीसरा होता है द फिब्रिनोजेन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन की बॉडी में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट आपका सीरम प्रोटीन होता है दैट इज द एल्ब्यूमिन। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रोटीन्स बच्चे लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। सारे सीरम प्रोटीन्स लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स कह लो, सीरम प्रोटीन्स कह लो, कुछ भी कह लो। सो दिस इज द मेन कंपोजिशन ऑफ अ ब्लड। नाउ एक एक के बारे में हम जानेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मा। यही पॉइंट्स आपको याद करने हैं, इसके अलावा और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। सो देखेंगे बच्चे यहाँ पे सबसे पहले इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, जो कि विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा सा भी होता है, और बेटा ये 55% होता है ऑफ द ब्लड विच वी हैव ऑलरेडी रिटन। नाउ इसमें मेजरली आपका पानी है विच इज 92% एंड 6 to 8% आर दी प्रोटीन्स, जो कि तीनों प्रोटीन्स हैं आपके फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिब्रिनोजेन की, तो ये बेटा ब्लड क्लॉटिंग में प्रेजेंट होता है। सो इट इज हेल्प्स इन द ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग, एंड ये बेटा इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मान लीजिए कि जो हमारी कोई चोट लग गई, तो हमारा जब चोट में से हमारा खून निकलता है, ठीक है, और अभी वो खून अगर निकलता ही रहा तो ब्लड का तो काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो ये तो बड़ी समस्या की बात है। तो उस ब्लड को कोगुलेट करना होता है, मतलब वहाँ पे उसको हमें स्टॉप करना है ब्लीडिंग को। तो जो भी डैमेज आपके ब्लड सेल्स हैं, जो भी डेड आपके सेल्स हैं, वो सारी चीज़ों को ट्रैप कर देते हैं। वहाँ पे एक कम सा कॉज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे चोट लगी, आप देखेंगे वहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा सा ऐसा लगता है जैसे कुछ एक चपटा सा यहाँ पे कुछ चिपक गया है, यहाँ पे जो हमने बाहर से जोड़ दिया है फेविकॉल की तरह, डार्क रेड कलर का हो जाता है, स्कम हो जाता है। तो वो बेटा ब्लड को यहाँ पे कंप्लीटली स्टॉप कर रहा है आगे फर्दर बहने से। ठीक है, तो इसी चीजों में मदद करता है आपका फिब्रिनोजेन। और ये अब 24 घंटे तो ब्लड को क्लॉट नहीं कर सकता भाई। जिस समय मेरा ब्लड घूम रहा है मेरी ब्लड वेसल्स में, उस समय तो क्लॉट नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं ग्लोब्यूलिन्स की, तो नाम बड़ा ही आसान है। आप इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ते हैं, एंटीबॉडी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो ग्लोबिन्स का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म दिखाती है सेम। तो ग्लोब्यूलिन्स बेटा ये डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी को एक इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराने में मदद करती है। एल्ब्यूमिन अगर बात की जाए तो ये भी आपके बाकी सब की तरह लिवर में ही बनते हैं, और ये बेटा बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है। यानी कि अगर मैं कहूँ सॉल्ट वाटर बैलेंस, तो मान लीजिए आपकी बॉडी में अगर एल्ब्यूमिन कम बन रहा है, तो उस वजह से हो सकता है आपकी बॉडी में
आपकी बॉडी में जब एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो सॉल्ट्स को अच्छे से रिस्टोर नहीं कर पाए, तो वो सॉल्ट्स आपकी बॉडी में नहीं रह पा रहे हैं ठीक से, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर सॉल्ट्स नहीं रह पाएंगे, सोडियम नहीं आया तो पोटेशियम ज़्यादा होगा तो हाइपरकैलेमिया कंडीशन हो जाएगी, हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा था। तो सॉल्ट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर किस्म के अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस में सॉल्ट्स आर नेसेसरी। तो वो जो बैलेंस है हमारी बॉडी में वो मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट सीरम प्रोटीन। नाउ इसके अलावा ब्लड में बेटा बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं एंड प्लाज्मा के अंदर, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम। ये कैल्शियम भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग में। देन वी हैव मैग्नीशियम आयंस, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन आयंस। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। नाउ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। एंड सीरम क्या है? दैट इज द प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट बेटा अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास 3 चीजें आती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसीज के, विच इज द रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए, ये बेटा एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल में बात की जाए तो ये 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आते हैं। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है कि कौन सा सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल है, और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, लिम्फोसाइट्स को मार्क कर देते हैं। बेटे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट सेल आपका एरिथ्रोसाइट्स होता है, ब्लड सेल्स होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी हमारे रेड बोन मैरो में बनता है। अगर एडल्ट्स की बात की जाए, ये बेटा ई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि देयर इज नो न्यूक्लियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये बाई कॉन्केव होते हैं। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए। नाउ इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैवल करवाता है। A healthy individual has 12 to 6 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. This is also very very important कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा फंक्शन की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराता है, विच इज योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर ऑक्सीजन। एंड देन वी हैव द लाइफ स्पैन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये हर 120 सेल बाद बेटा बनते हैं, तो दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते, पुराने सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स मरते हैं। तो 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। 120 दिन बाद दे आर डैमेज एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अगले सेल की, विच इज द ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स बेटा कलरलेस होते हैं, इसलिए इसका नाम ल्यूको मतलब व्हाइट, ल्यूकोसाइट्स पड़ा है। इनमें न्यूक्लियस होता है। तो मान लीजिए कोई खून हुआ है वही कहीं, और आए हैं, अपनी फॉरेंसिक सारी टीम आई है, और वो ब्लड सैंपल को इकट्ठा कर करके लेके गई है। अब अगर वो ब्लड सैंपल को इकट्ठा लेकर गई है और अगर उसमें से वो डीएनए पता लगाना चाहती है, तो अगर उसमें डब्ल्यूबी सेल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली डीएनए नहीं पता लग सकता, बिकॉज न्यूक्लियस इज ओनली प्रेजेंट इन द डब्ल्यूबीसीज, वो आरबीसीज में नहीं होते। नेक्स्ट बच्चे, ये 6000 से 8000 प्रेजेंट होते हैं इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। नाउ जैसे मैंने कहा था, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर मैं न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की बात करूं तो ये बच्चे ग्रैन्युलोसाइट्स के अंडर आते हैं। नाउ न्यूट्रोफिल्स इज द मैक्सिमम अमाउंट विच इज प्रेजेंट, विच इज 60 to 65%, और ये फैगोसिटिक नेचर होता है। फैगोसाइट जैसे कि अमीबा होता है ना, अमीबा क्या करता है? खाने को देख करके उसको इनगल्फ करता है, फूड वैक्यूल बनाता है। सेम बेटा, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आएंगे तो डब्ल्यूबीसीज उसको इनगल्फ कर लेता है। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होता है जो कि फैगोसिटिक नेचर दिखाता है। नेक्स्ट, इसको हम एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। आगे यहाँ पे इसिनोफिल्स की बात करते हैं तो ये 2 से 3% होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके नीट में मैच द फॉलोइंग में आया है, और अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। बेटा इसिनोफिल्स रेजिस्ट करता है इन्फेक्शंस को, और इट इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन।
दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक आपके जो एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करते हैं और जो रेजिस्ट करता है। अगर आप अगला देखेंगे विच इज द बेसोफिल्स, तो ये बेटा सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन। तो यहां पे ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बता रही। मान लीजिए कि मेरी को कुछ यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। अब जब भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हो जाती है। हो सकता है वहाँ पे अचानक से बहुत रेडनेस हो जाए, हो सकता है छोटे वहाँ पे दाने निकल जाएं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है, या बहुत खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, या बहुत पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये मेरी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। आप ये मत सोचिए कि वो आया कोई एलर्जन आया मेरी बॉडी को खराब कर रहा है। नो, दैट एलर्जन इज व्हेन इट इज ऑन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी बेटा अब उसके खिलाफ एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो बेसोफिल्स जो हिस्टामीन को रिलीज करते हैं, सेरोटीन, हिपैरिन को रिलीज करते हैं, तो ये हिस्टामीन बेटा हेल्प करता है टू क्रिएट एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है। लेकिन ये रिस्पॉन्स हमने क्यों दिया? ताकि हम अपनी बॉडी को बताएं कि यहाँ पे कोई फॉरेन चीज आई है और मुझे ये पसंद नहीं है। अब यहाँ पे कृपया करके किसी को भेज दीजिए जो इस एलर्जन को, या ये कुछ भी है, इसको मार करके खत्म करे, ठीक है। तो देन बेटा यहाँ पे बात होती है इसिनोफिल्स की। तो ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन, ये हिस्टामीन को कम करेंगे। हम ऐसी चीजें भी खाते हैं जो कि हिस्टामिनेज, तो जब हम कोई एलर्जिक मेडिसिन खाते हैं तो उसमें हिस्टामिनेज होता है, ठीक है। सिमिलरली बेटा इसिनोफिल्स रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, सो दीज आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो बेटा याद रखेंगे, यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखेंगे जब आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट, बेसोफिल्स इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस दिखाते हैं, इसिनोफिल्स एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, दे रेजिस्ट एलर्जिक रिएक्शंस। नेक्स्ट वी हैव इज द लिम्फोसाइट्स। ये बेटा काफी ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं अमंग ग्रैन्युलोसाइट्स, एक ग्रैन्युलोसाइट्स, तो एक ग्रैन्युलोसाइट्स में ज्यादा होते हैं आपके लिम्फोसाइट, जो कि 20 से 25% है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं यहाँ पे आपको लिखवाती हूँ। तो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं, क्योंकि ब्लड सेल सारे बोन मैरो में बनते हैं। बट ये बेटा मैच्योर भी होता है इन बोन मैरो, इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ा है। और ये बच्चे मैच्योर होता है इन थाइमस। तो थाइमस दूसरी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब इसका क्या मतलब है, सब दिमाग से निकल गया होगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ब्लड सेल सारे हमारे बॉडी में बन रहे हैं। These blood cells are responsible for the immune function. तो हमारी इम्यूनिटी, कोई हमारे बॉडी में पैथोजन आता है तो उसके खिलाफ हमें एंटीबॉडीज बनानी है। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, इट मेक्स एंटीबॉडीज। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स बी लिम्फोसाइट टू मेक एंटीबॉडी। एक तरीके से ये उसको ऑर्डर झाड़ रहे हैं कि भाई कब बनने हैं, कब नहीं बनने। सो ये हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को है। एंड बोन मैरो इन थाइमस, दीज आर ऑल्सो दी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो इम्यूनिटी में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा मोनोसाइट्स, तो ये भी फैगोसिटिक नेचर में होते हैं, विच इज 6 to 8%। नाउ ये हो गए हमारे WBCs। अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब नाउ बेटा दीज आर दी सेल फ्रेगमेंट्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। एज ए टेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दे नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होते हैं। जब हमारी बॉडी में इसका काउंट कम हो जाता है, देन इट इज वेरी वेरी डेंजरस। डेंगू में बेटा अक्सर यही होता है कि प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा क्या करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब इसका अगला टॉपिक हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ने वाले हैं। सो प्लेटलेट्स बेटा ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जो कि कोगुलेशन में मदद करेंगे। तो जब यहाँ पे कभी भी ब्लीडिंग होती है,
So these platelets they become active and they release certain clotting factors. ये कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो कि आपके फाइनली ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। उसके अलावा हमें पता है कि प्लाज्मा में भी हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और फिब्रिनोजेंस है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। सो हाउ इज दिस ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस? तो हमको बिल्कुल सिंपल सा पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड देखें, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। वी हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी। सो ब्लड ग्रुप से पहले हम यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन करेंगे। तो चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड कोगुलेशन। नाउ सबसे पहले क्या हुआ, लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। अब जब मुझे यहाँ पे बेटा ब्लीडिंग होगी तो मेरे प्लेटलेट्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। सो द प्लेटलेट्स विल बिकम एक्टिव, और जब ये प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगे तो ये भी सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, करवाएंगे। अब देखिए क्या होता है। सो इफ यू हैव हर्ड अबाउट फिब्रिनोजेन, जस्ट अगर आपने सुना हो, अगर आपने फिब्रिन के बारे में सुना हो, फिब्रिन बेटा कुछ नहीं होती, ये आपके थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो मान लीजिए आपको चोट लगी और आपकी ब्लड वेसल यहाँ से कट गई। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से ये कट लग गया है आपके ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में जब कट लगेगा तो बेटा यहाँ पे सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, लिक्विड है, ये बेटा यहाँ से फ्लो होगा। दिस इज द ब्लीडिंग। यहाँ से तो भी ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे मुझे इसको रोकना है। तो होता क्या है, यहाँ पे बेटा जो मैं ब्लू कलर के बना रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पे ये फिब्रिन्स बनते हैं। ये फिब्रिन्स क्या करते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ट्रैप करते हैं डैमेज्ड एंड डेड ब्लड सेल्स को और प्रिवेंट कर देते हैं ब्लीडिंग को। दीज आर थ्रेड लाइक, इस तरीके से होता है। बट ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो कैसे कैसे ये काम करेगा। सो देखिए बच्चे, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ना हमारे पास क्या प्रेजेंट था, हमारे पास फिब्रिनोजेन प्रेजेंट था। तो फिब्रिनोजेन इज इन इनएक्टिव फॉर्म, इफ यू रिमेंबर हमने लिखा था, लेकिन फिब्रिन इज द एक्टिव फॉर्म। तो इस फिब्रिनोजेन को मुझे फिब्रिन में बदलना है, तभी ऐसा वाला काम कर पाएगा। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज थ्रोम्बिन, और यहाँ पे बच्चे कैल्शियम आयंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नाउ ये थ्रोम्बिन कैसे आया, तो ये थ्रोम्बिन भी इनिशियली ऐसे नहीं प्रेजेंट होता, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो नाउ दिस इज प्रेजेंट एज प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन को हमें एक्टिव बनाना है, थ्रोम्बिन बनाना है, और यहां पे होता है थ्रोम्बोकिनेज। विल राइट इट अगेन, thrombokinase. Now this is not an enzyme but it is an enzyme complex. ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना है। So this is a enzyme complex जो खुद बेटा बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन से बना होता है। एनसीईआरटी में कैस्केड प्रोसेस लिखा है, बट ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। सो प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोकाइनेज। देन ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में एक्टिव करता है और उसके बाद ये फिब्रिन वहां पे उस तरीके से काम करता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, ब्लड कोगुलेशन पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट चीज जो बच्चे हमें पढ़नी है दैट इज द ब्लड ग्रुप। नाउ ब्लड ग्रुप वी ऑल नो, हमारी बॉडी में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB और O ब्लड ग्रुप। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो क्लास 10th में, जब आप हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन में कोडोमिनेंस पढ़ते थे, तो आई थिंक वहां पे आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले बच्चे एक चीज याद रखिए कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ब्लड ग्रुप नहीं होता, हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, बट वी जनरली स्टडी
आपके 12th तक ABO ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे जब आप आगे जाएंगे हायर क्लासेस में आप MN ब्लड ग्रुप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो द ABO ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ABO blood group discovered by Carl Landsteiner। तो देखिए भाई, हमारे पास ब्लड ग्रुप ऐसे ये क्यों है, ठीक है। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है, A, B, AB और O। देन यहां पे हमें क्या पता लगाना है, दो टर्म्स होते हैं बेटा, वन इज एंटीजन एंड वन इज एंटीबॉडी। देन देयर आर टू मोर थिंग्स कि हम कौन सा ब्लड रिसीव कर सकते हैं, और यहां पे डोनर की बात आ गई। अब देखिए, जो ब्लड हम रिसीव कर सकते हैं वही हमें डोनेट कर सकता है, तो दैट इज द सेम थिंग। नाउ हाउ आर दीज ब्लड ग्रुप प्रेजेंट? सो वी ऑल नो बच्चे कि हमारे पास ये RBC सेल्स होती हैं, यस और नो। तो मान लो भाई 4 बंदे हैं और आप सभी के RBC सेल्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे RBCs, मैं अपना ब्लड ग्रुप बताती हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप O है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है, किसी एक बच्चे का ब्लड ग्रुप B है, किसी एक बच्चे का ब्लड ग्रुप AB है, तो इन सब में क्या डिफरेंस है भाई? RBCs तो हम सभी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो हम सभी के RBCs के ऊपर कुछ सरफेस के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर नोन एज एंटीजेंस। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज सरफेस एंटीजन, क्योंकि ये RBCs के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब कुछ प्रोटीनिशियस नेचर के हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट नेचर के, शुगर नेचर के। सो लेट्स सपोज बेटा किसी के पास एक तरीके का प्रेजेंट है, कोई ऐसा है जिसके पास मान लो दूसरा अलग तरीके का है, कोई ऐसा है जिसके पास ये दोनों ही प्रेजेंट है, और कोई ऐसा है जिसके पास दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो एक तरीके का हमने नाम दे दिया A, एक तरीके को हमने दे दिया B। जिसके पास केवल एक ही तरीके का प्रेजेंट है उसको मैंने A बोल दिया, तो इसका ब्लड ग्रुप बेटा A ब्लड ग्रुप हो गया, यानी इसके पास A एंटीजन प्रेजेंट है। किसी का ब्लड ग्रुप B है, तो A और B आपस में क्यों अलग है? क्योंकि उसके पास दूसरा एंटीजन है, तो उसके पास B एंटीजन है, तो उसके RBCs के ऊपर दूसरे वाला है। किसी का ब्लड ग्रुप AB होता है, यानी कि उसके पास दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसके पास बेटा एंटीजन हो गया AB और BB। देन बेटा अगर मैं बात करूं O ब्लड ग्रुप यानी मुझ जैसी बेचारी के, तो मेरे RBCs में कोई भी प्रेजेंट नहीं है भाई एंटीजन, ना ही A टाइप का ना ही B टाइप का। अब देखिए दूसरी चीज होती है एंटीबॉडीज, जो बेटा हमारा है, जो मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज द एंटीजन। ऐसे याद करो, जैसे लेट्स सपोज कि एंटीजन तो सभी के पास, एंटीजन क्या है? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, इट कुड बी ओनली प्रोटीन्स, इट कुड बी एनीथिंग। कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आया तो बैक्टीरिया के भी अपने एंटीजन है। एंटीजन एक टर्म दे दिया मैंने, नाम दे दिया, बस वो कुछ भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया अपने एंटीजन लेके आया, मेरे पास अपनी एंटीजन है, लेकिन किसी और की एंटीजन मेरे लिए फॉरेन बॉडी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए ए एंटीजन ही काफी है। लेकिन अगर किसी ने मुझे ऐसा ब्लड ग्रुप दे दिया, अब मान लीजिए कि ए वाले को हमने बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो बी ब्लड ग्रुप के पास तो नीले वाला एंटीजन होगा, उसके पास तो पीले वाला वैसा नहीं होता, नीला पीला, लेकिन फिर भी तो भाई उसके लिए तो नई चीज है। RBC बोलेंगे भाई ये कौन आ गया, हम तो इसको नहीं जानते, कहीं हमारे ब्लड में हत्या वो कुछ करने तो नहीं आ रहा, ये ब्लड आए जा रहा, भाई कहीं हड़प ले हम सबको। तो ये क्या करते हैं बेटा, जब मेरी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन आता है तो माय बॉडीज रिएक्ट्स, मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, और एंटीजन एंटीबॉडी को मिलकर के कोगुलेशन रिएक्शन होता है। सो अगर मैं बात करूं कि एंटीजन प्लस एंटीबॉडी
ये बेटा साथ में कोगुलेशन कर लेंगे और यानी कि ब्लड में क्लम्प हो जाएगा, गुच्छे बन जाएंगे। तो आप बताइए, जब मेरी बॉडी में गुच्छे बन जाएंगे ब्लड के, क्योंकि वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, एक फॉरेन और एक हमारा, तो मेरी बॉडी में चीजें को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? नुकसान तो मुझे ही हो रहा है भाई, तुम दोनों तो लड़ रहे हो आपस में, लेकिन तुम तो क्लम्प हो गए ना। हाउ विल यू फ्लो द थिंग्स? सो दोज आर एंटीबॉडीज। सो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज बी बनाएगा, बी के खिलाफ ए बनाएगा। तो जिसके पास ए एंटीजन है वो बेटा बी वाला नहीं ले सकता, तो इसकी बॉडी में बनेगा एंटी बी। सिमिलरली जिसके पास बी एंटीजन है वो ए नहीं ले सकता, तो इसकी बॉडी में बनेंगे एंटी ए एंटीबॉडीज। तो हम ब्लड नहीं देंगे इनको, नहीं तो ये एंटीबॉडीज के संग रिएक्ट करके कोगुलेशन कर देंगे भाई। जिसके पास ए भी है बी भी है तो क्या घबराहट है, दोनों ही जाने पहचाने चेहरे आ रहे, आओ दोस्तों पार्टी करें, यही वाली कहानी चलेगी। सो बेटा दे डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज। और जिसके पास दोनों ही नहीं है, दोनों ही उसके लिए नहीं है, तो इसके पास बेटा एंटी ए भी होगा एंड इसके पास एंटी बी भी होगा। सो अब अगर मैं बोलूं कि ये ब्लड को किससे रिसीव कर सकते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप बेटा रिसीव कर सकता है फ्रॉम ओ, रिसीव फ्रॉम ओ एंड ए ब्लड ग्रुप। ए बी से नहीं रिसीव कर सकता क्योंकि माना ए है लेकिन बी भी आएगा एक्स्ट्रा। बी वाला रिसीव कर सकता है ओ से और बी से। ए बी वाला ओ से भी रिसीव कर सकता है। ओ से क्यों रिसीव कर रहे हैं सारे? क्योंकि ओ के पास कुछ फॉरेन बॉडी है ही नहीं देने के लिए, तो कुछ नहीं होगा। तो ये ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है। ओ वाला केवल ओ से कर सकता है, वो बाकी किसी से नहीं कर सकता। अब ये डोनेट किसको करेंगे? तो ऑब्वियसली बेटा ए वाला ब्लड डोनेट कर सकता है किस किस को? ये किस किस को डोनेट करेंगे? ए वाला ए को कर सकता है, ए बी को कर सकता है, बी वाला बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है। ए बी वाला क्या किसी को कर सकता है? सिर्फ ए बी को कर सकता है, और किसी को कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये केवल ए बी को कर सकता है। अगर मैं यहां पे बात करूं ओ वाला, तो ये सबको कर सकता है, ऑल। सो नाउ द पॉइंट इज कि ओ इज द यूनिवर्सल डोनर and AB is the universal acceptor। ठीक है, चलिए ये हमारा ब्लड ग्रुप हो गया। नाउ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम मैं तो ओ पॉजिटिव हूं, मैं तो बी नेगेटिव हूं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या किस्सा है? जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाती हूँ छूटते ही समझने से पहले ही बच्चे का अगला आ जाता है भाई कमेंट या लाइव कमेंट कि अरे मैम पॉजिटिव का क्या पंगा है। तो दैट इज द RH फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर और देखा गया हमारी बॉडी में जो कि सबसे पहले रीसस मंकी में देखा गया। सो इट वाज इनिशियली फाउंड इन रीसस मंकी, तो वहीं से बेटा इसका नाम RH पड़ गया। तो अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है देन वो बंदा हो जाएगा RH पॉजिटिव। अगर ये एब्सेंट है देन वो हो जाएगा RH नेगेटिव। तो किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है और RH फैक्टर भी प्रेजेंट है तो दैट इज ए पॉजिटिव। अगर बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है और RH भी प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव। अगर ओ ब्लड ग्रुप है लेकिन RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो दैट इज ओ नेगेटिव, एंड दैट इज द मोस्ट रेयर ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव इज रेयरेस्ट ऑफ ऑल द ब्लड ग्रुप, जो रे सुल्तान वाली मूवी में था भाई। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होता है। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा बंदा लेट सपोज अगर कोई बंदा है बी पॉजिटिव, ठीक है, चलो उसको मैं वहां लिखती हूँ नहीं तो आप इधर कंफ्यूज होंगे। मान लीजिए कि कोई प्यारा सा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। अगर मैंने इसको बी नेगेटिव ब्लड दिया या बी पॉजिटिव ब्लड दिया या ओ पॉजिटिव ब्लड दिया या ओ नेगेटिव ब्लड दिया, कुछ भी दे रही हूँ, बी से तो ले सकता है, ओ तो दे ही सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, तो ऑब्वियसली इट विल एक्सेप्ट द ब्लड, ये एक्सेप्ट करेगा।
लेकिन अगर यही बंदा ऐसा होता, अब की बार एग्जाम्पल हम ए नेगेटिव से लेते हैं, तो ए भी इसको दे सकता है, ओ भी इसको दे सकता है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव वाले दे सकते हैं बेटा। ओ पॉजिटिव इसको नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव इसको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव इसको एक RH फैक्टर भी दे रहे हैं और इसके पास RH फैक्टर नहीं है, तो इसकी बॉडी में बनेगा एंटी RH, फिर से ब्लड क्लम्प हो जाएगा। सो दिस यू नीड टू नो। नाउ इसी टॉपिक से एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कंडीशन होती है बेटा, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नाउ व्हाट इट इज दिस? फीटस का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो यानी कि कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज है। तो मान लीजिए मदर जो है, लेट्स सपोज मदर है बेटा, और ये जो मदर है ये आपकी लेट्स सपोज कोई भी ब्लड ग्रुप है, लेकिन ये RH नेगेटिव है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये मदर ग्रुप अभी RH नेगेटिव है। अब मान लीजिए इनकी शादी जिससे भी हुई होगी वो RH पॉजिटिव होंगे, तो बच्चे को RH पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इनकी बॉडी में जो फीटस है वो तो RH पॉजिटिव होगा। अब आप बताएं कोई खतरा है? भाई एक बात बताओ, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम प्लासेंटा से मदर टू फीटस सारी चीजें जाती हैं, यस और नो? वी ऑल नो कि थ्रू प्लासेंटा मदर की बॉडी से सारी चीजें फीटस को जाएंगी। तो ये बेटा RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है, तो आप बोलोगे मैम इनके पास तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज होनी चाहिए, और ये मदर का ब्लड जा रहा है तो पॉजिटिव भी तो लेके जा सकता है, पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी क्योंकि इसके पास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि देयर आर नो एंटीबॉडीज, अभी कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो फीटस बेटा विल सरवाइव। क्यों? क्योंकि मदर ने अभी कोई एंटीबॉडीज डेवलप नहीं की है। क्यों? क्योंकि कभी RH पॉजिटिव से सामना ही नहीं हुआ। भाई फालतू में थोड़ी कुछ भी बनाते रहेंगे, पॉजिटिव उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी तब बनेगी ना भाई जब उससे सामना हुआ होगा, और जब बनेगी एकदम बनने लग जाएगी। तो अभी ऐसा तो नहीं हो रहा मदर फीटस बेटा कुछ दे रहा हो मदर को, फीटस तो कुछ नहीं दे रहा यहाँ पे मदर को, मदर दे रही है। हाँ मदर से मदर पे आया होता ब्लड तो बेटा वो बन जाती, और फिर तो उसके बाद 9 मंथ्स तो भाई क्या, वो तो पहले ही सब खराब हो जाता। लेकिन ब्लड तो मदर टू फीटस जाता है, तो यहां से तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज नहीं जा रही, तो फीटस को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, मदर की बॉडी में भी एंटीबॉडीज नहीं बनी। बट अब यहाँ पे ड्यूरिंग डिलीवरी यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ब्लड एक्सचेंज होता है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्लड एक्सचेंज होगा, तो मदर बेटा एक्सपोज हो जाएंगी RH पॉजिटिव को, एंड दे विल डेवलप दी RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज। तो मदर is now exposed to RH positive, therefore develop antibodies। अब तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। अब देखिए भाई क्या होगा अगली कंडीशन। नाउ ये तो थी पहली प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? मदर बेटा अब यहाँ पे क्या हुई, नाउ मदर के पास ऑफ कोर्स RH नेगेटिव ब्लड है, लेकिन उनके पास RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज भी हैं, ये भी है। तो अब क्या होगा जब बच्चा मान लो फिर से फीटस फिर से RH पॉजिटिव हुआ,
तो अब बेटा यहां पे एंटीबॉडीज ट्रैवल करेंगी जिससे कि फीटस का ब्लड क्लॉट होगा, आरबीसी डैमेज होंगे, जॉन्डिस हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज अ कंडीशन नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलाटिस। जो फिटस है उसके ये आरबीसीज को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। आरबीसीज के डैमेज की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और अनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी है कि जनरली डिलीवरी के तुरंत बाद ही एंटी आरएच एंटीबॉडीज दिया जाता है ताकि बॉडी में इस तरीके की एंटीबॉडीज डेवलप ना हो। ठीक है, चलिए ये बच्चे हमारा पार्ट खत्म हुआ ब्लड का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिम्फ। और लिम्फ बेटा ये कैसा होता है, तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। मान लीजिए कि आपके पास ये टिश्यूज है, टिश्यूज के बीच में स्पेस भी होता है, मतलब ये सेल्स हैं, ये मिलकर के एक टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स आ रही है। दिस इज द ब्लड वेसल्स। सो यू शुड नो बेटा दिस थिंग, आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स आ रही है, चीज़ें लेकर के आ रही है, फिर कुछ वापस भी लेकर के जा रही है। तो आर्टरीज लेट्स सपोज लेकर के आ रही है, फिर बेटा ये कैपिलरीज में डिवाइड होती है, वो कैपिलरीज आपकी फर्दर वेन्स में ज्वाइन होती है, फिर वेन्स उसको वापस लेकर के जाती हैं, ऐसा होता है। अब कुछ सब्सटेंसेस बेटा इनसे लीक हो जाते हैं और ये फिर आसपास टिश्यू के दौड़ने लगते हैं। इसे कहते हैं द टिश्यू और interstitial fluid, and this is nothing but the lymph. यही lymph होता है। So what is lymph? Let me tell you, let me write. So blood बच्चे, it passes through capillaries in the tissues. Yes or no? ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है, कैपिलरी से वो हर टिश्यू में एक्सचेंज करेगा ना। सम वाटर एंड वाटर सोल्यूबल, वाटर में जो सोल्यूबल है, थिंग्स लीक्स आउट, एंटर्स द टिश्यू स्पेस, और इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। दिस इज द लिम्फ। तो अगर मैं बोलूं तो जो ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज बिटवीन द सेल्स और ब्लड वेसल्स, दैट इज थ्रू द लिम्फ। यस और नो? सो मैं यहां पे ये लाइन बोल सकती हूं कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, gases between tissue and blood is through this only. Yes or no? मैं ये कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। नेक्स्ट बेटा, जैसे हमारी पूरा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसी तरीके से फिर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी फिर लिम्फ वेसल्स बनती है जो इसको कलेक्ट करती है। सो व्हाट हैपन बेटा, ये भी यहाँ पे लिखेंगे। फाइनली, क्योंकि ये तो भाई वापस भी तो लेके जाना है, यहाँ से अभी तक तो यहाँ पे बस पहुंचा है, वापस भी जाएगा। सो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में बेटा लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स भी हैं, और हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स भी हैं। तो ये चीजें बेटा ये कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट्स फ्लूइड, और उसके बाद ये
वेन्स में जाता है, देन इट मूव्स अहेड। ठीक है, चलिए बेटा, उसके बाद ये फाइनली वही हार्ट में और फिर लंग्स में इस तरीके से होता है। सो दिस इज हाउ द बोथ सिस्टम्स वर्क एक साथ। ठीक है, ये बेटा आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ की कलर वाला कैसा है, तो ये एनसीईआरटी में दिया है। तो जनरली बेटा इट इज स्ट्रॉ कलर, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें पानी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे WBCs बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे खूब सारे WBCs हैं, लेकिन बेटा ना के बराबर है आपके RBCs। तो इसकी वजह से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी मदद करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। तो होता क्या है, लिम्फ नोड्स बेटा एक छन्नी की तरह काम करता है। तो मान लो वहाँ पे कोई फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड क्या है, लिम्फ आएगा ऑफ कोर्स। तो लिम्फ नोड में जब लिम्फ आया तो अगर उसमें पैथोजन है तो उसको कलेक्ट करके वहाँ पे फिर ये जो WBCs है उस पर अटैक करके उसको खत्म करते हैं। सो दिस इज हाउ ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे बात हो गया। नाउ एक बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए। दिस इज अ स्टार पॉइंट, ये आपने डाइजेशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि एक होते हैं आपके लैक्टील्स, ये कहाँ पे हैं, इन lymph vessels of intestinal villi। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई होता है वहां पे आपके लैक्टील्स बेटा प्रेजेंट है, जो मतलब उसके लिम्फ वेसल्स में लैक्टील्स प्रेजेंट है जो कि फैट्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो। ठीक है, चलिए ये बात होगी लिम्फ की, ज्यादा लिम्फ के बारे में नहीं पढ़ेंगे। नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन to the another thing that is the circulatory system। तो देखिए हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में, सभी की बॉडी में there are two types of circulatory system। एक हमारा the blood circulatory system and the other is the lymphatic system। so एक होता है blood circulatory system और एक होता है दी लिम्फैटिक सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें क्या है, इसमें आपका ब्लड आता है, ये हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट बेटा जो आज की क्लास में हम फिनिश करेंगे दैट इज द ब्लड वेसल्स, और इसमें होता है आपका हार्ट, वेयर हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। अगर मैं लिम्फैटिक सिस्टम की बात करूंगी तो इसमें जो फ्लूइड है दैट इज द लिम्फ, देन वी हैव द लिम्फ वेसल्स एंड बच्चे लिम्फ नोड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ज्यादा चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा सर्कुलेटरी पाथवे कितने तरीके के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे। एक होता है आपका ओपन और एक होता है क्लोज। क्लोज सर्कुलेशन एंड ओपन सर्कुलेशन। अब देखिए कैसे, पहले मैं आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताती हूं, यहां से आप सारी चीजें समझ में पाएंगे। जैसे मान लीजिए बेटा ये सेल्स हैं और ये सेल ने एक टिश्यू बनाया हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होकर के एक यहाँ पे टिश्यू बनाया हुआ है। अब मुझे क्या पता है कि क्या होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे आर्टरी आती है, ये फर्दर डिवाइडेड होती है इनटू आर्टेरियोल्स, देन बेटा ये फर्दर डिवाइडेड होती है इनटू कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज फाइनली किस में ज्वाइन होती है, इनटू द वेन्स। तो ये फिर ऐसे वेन्स में ज्वाइन होगी,
So these are the venules and this is the vein. So इस तरीके से ये क्या करता है, यहां पे आपका फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है. दिस इज हाउ फ्लूइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस. आर्टरीज आती है चीजों को लेकर के, फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होती है. कैपिलरीज आर वन सेल थिक, बहुत पतली, फिर वो कंबाइन होकर के वेन्यूल्स, फिर वो वेन्स बना करके वापस ले जाती है चीजों को. सो यहां पे बेटा देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन blood vessels and the tissue. There is no contact between blood and tissue. सिर्फ जो भी चीजों का एक्सचेंज है वो यहाँ पे होता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं इधर, अब मान लीजिए यहाँ पे टिश्यूज हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है. यहाँ पे आई आर्टरी, लेट्स सपोज यहाँ पे वेन. इन्होंने अपना टिश्यू में सारा फ्लूइड को डाल दिया. सो दिस एम्प्टी स्पेस is the sinuses और ये आपका ब्लड यहाँ पे ड्रेन हो गया. तो ये बेटा क्या करते हैं, द टिश्यूज दे बाथ इन द ब्लड. ब्लड में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है, जो भी चीज उनको चाहिए होगी ब्लड से वो डायरेक्टली ले लेंगे. सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, एम्प्टी स्पेस में डाल दिया जाता है, दैट इज द साइनसेस. दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज आती है कि ये कहां कहां पे होता है. सो यहां पे बेटा मैं लिखूंगी अगर मैं एक मिनट, ये होता है कॉर्डेट्स में, देन मोलस्का में ये सिर्फ सिफेलोपोडा में होता है, सिफेलोपोडा ऑफ मोलस्का. देन बच्चे इट इज फाउंड इन एनालीड्स, बट याद रखेंगे नॉट इन लीच. एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनालीड, इसलिए बता रही हूं, लेकिन लीच में नहीं होता है भाई, ये याद रखिएगा. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये किधर होगा भाई, नॉन कॉर्डेट्स में होगा. सो ये बच्चे यहाँ पे लिखेंगे दीज आर फाउंड इन आर्थ्रोपोडा. ठीक है, बाकी के मोलस्का, सिफेलोपोडा में तो आपका क्लोज्ड होता है, बाकी में होता है आपका ओपन, एंड लीच में भी प्रेजेंट होता है. सो ये आपका यहाँ पे हो गया. ठीक है, चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चे हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, हमारे पास वेन्स हैं और हमारे पास हार्ट है. जहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे मैं क्या क्या बता रही हूँ. वी हैव द ब्लड, ये हम पढ़ चुके हैं. देन वी हैव द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में हमारे पास तीन चीजें हैं. एक हमारे पास है आर्टरी, एक हमारे पास है वेन और एक हमारे पास है कैपिलरीज. आर्टरीज बच्चे ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यानी ये आर्टरीज जब पूरे ब्लड में ऑक्सीजन लेकर के जा रही है तो बाकी सामान को भी लेकर के जाएगी. किडनी में बेटा ये जब ऑक्सीजन लेकर के जा रही है तो ये कुछ वेस्ट को भी लेकर के जाएगी ताकि वेस्ट वहीं पे छूट जाए ना. ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. नेक्स्ट वी हैव इज द वेन्स. ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. तो कैसे, ये लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में लेकर के जाती है.
और पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर के जाती है ताकि वापस से उसमें ऑक्सीजन आ सके। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जनरल बता रही हूँ। कैपिलरीज आर बच्चे 1 सेल थिक, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आपका एक्सचेंज होता है, सिंपल स्क्वामस की ही बनी है, और हम एपिथेलियम वर्ड यूज नहीं करते, हम एंडोथेलियम वर्ड यूज करते हैं ब्लड वेसल्स के लिए। तो एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम से बनी होती है। ना वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये जो बच्चे आपकी कैपिलरीज हैं, ठीक है, दिस कैपिलरीज प्लस दिस वेन एंड द आर्टरी, sorry, venules and arterioles, sorry, venules and arterioles, इसको हम कहते हैं द कैपिलरी सिस्टम। और ये डिस्कवर किया था आपका मार्सेलो मालफिगी ने, बाय मार्सेलो मालफिगी, ठीक है। चलिए, तो ये 2 चीजें हैं मेरे पास। तीसरी चीज मेरे पास क्या है? हार्ट। तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, इट इज द पंपिंग ऑर्गन, यानी ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो हार्ट से जो ब्लड है, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये जाता है लंग्स में, और हार्ट से बच्चे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है पूरी बॉडी में। एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। नाउ बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन के बारे में भी लिखा है, लेकिन हमको टर्म 2 के लिए ये नहीं पढ़ना। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा ये डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लास में ही लर्न करा दूंगी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है कि कैसे हार्ट इवॉल्व हुआ। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फिशेज हैं इसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट, अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं तो इनके अंदर भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसके पास 4 चेम्बर्ड होता है। और अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट, एंड ह्यूमन में यानी कि मैमल्स में भी 4 चेम्बर्ड हार्ट। सो हाउ दिस 2 चेम्बर्ड हैव बिकम 4 चेम्बर्ड, ये अगर आप चाहें तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ये आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन हमें एग्जाम के लिए अभी ये नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज के साथ, विच इज द ब्लड वेसल। तो चलिए बेटा, ब्लड वेसल्स को यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। सो ब्लड वेसल, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो आई विल टॉक अबाउट 2 मेन थिंग, वन इज द आर्टरी एंड वन इज द वेन। दोनों ही ब्लड वेसल्स 3 लेयर्स की बनी होती है। सो यहाँ पे देयर आर 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर होती है ये? एक होती है एक्सटर्नल लेयर विच इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये एनसीईआरटी में बाद में दे रखी है ये चीज, लेकिन हम इसको यहीं पे पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स में ही खत्म करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम हार्ट वाले सारे पार्ट को एक साथ खत्म करें। नेक्स्ट बच्चा, एक और इसकी लेयर होती है विच इज ट्यूनिका मीडिया, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका इंटरना। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, और ये बच्चे मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इट मेनली प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मिडिल लेयर विच इज द ट्यूनिका मीडिया,
तो ये बच्चे सबसे ज्यादा थिकेस्ट होती है और यहां पे सर्क्यूलेटरी मसल्स होती है। अगर मैं बात करूंगी सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना की, तो दिस इज द इनर मोस्ट और ये आपकी बनी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना सिंपल सा हिसाब किताब है। हम आर्टरीज और वेन्स को देखते हैं। तो जो आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, जो कि अभी भी इंपॉर्टेंट है, वो बेटा हमको यहाँ से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मेक दिस इज द आर्टरी, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये वेन बनाती हूँ। तो सबसे पहले दोनों की आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, दोनों की जो लेयर होती है, अगर मैं कंपैरेटिवली आर्टरीज और वेन्स की बात करूं, तो उसमें तीनों ही लेयर में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है देखिए। आर्टरीज की बच्चे, अगर आपको याद हो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, आर्टरीज को ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर के जाना होता है, इसलिए उसके पास थिक वॉल होती है। थिक वॉल, मोटी परत। अब इसमें से तीनों में सबसे थिकेस्ट कौन सी है? ट्यूनिका मीडिया है। तो उसकी ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक होती है और एक्सटर्ना यहाँ पे थिन होती है, इसकी एक्सटर्ना थिक होती है। सो दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि आर्टरीज की पतली है, वेन्स की मोटी है। तो आर्टरीज कैसे फिर थिक लेयर हो गई? क्योंकि इसकी अंदर वाली ट्यूनिका मीडिया इज वेरी थिक। सो दिस इज tunica media which is thick hair and thin hair। अब अंदर की लेयर क्या हो गई? ये वाली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्यूनिका इंटरना। तो यहाँ पे आपके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा भाई, दोनों में ही, ठीक है। इसके पास भी ये दोनों की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। ना अगर आप देखेंगे कि इसका ल्यूमेन बेटा काफी चौड़ा है और इसका ल्यूमेन आपका थिन हो गया, यस और नो? आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो छोटा पतला सा है और वेन्स का चौड़ा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बात करते हैं। वेन्स में यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती है, जो कि आर्टरीज में नहीं होती, बैक फ्लो को बचाती है। तो here are walls which is present. Now the difference between arteries and veins is very very important. तो एक बार टेबल के थ्रू इन सारे डिफरेंस को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला बच्चे यहाँ पे देखेंगे आर्टरी। तो आर्टरी ब्लड को ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेकर के जाती है टू बॉडी। लंग्स में भी लेकर के जा रही है, लेकिन बॉडी में ऑक्सीजनेटेड लेकर के जाती है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ला करके जाती है। तो इसलिए वो पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड लेकर के जाती है। वेन बेटा टू हार्ट, तो लंग्स से जो हार्ट में लाती है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। बाकी बेटा जो हमारी वेना केवा होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर के आती है फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। तो इट इज गेटिंग टू हार्ट, और यहाँ पे जो बॉडी में लेकर के जाती है दैट इज आयुटा एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। चलिए, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ट्यूनिका एक्सटर्ना थिनर है, उसकी थिकर है। मीडिया बेटा इसकी थिकर है, वहां पे थिनर है। वॉल्स में इलास्टिक है, नॉन कोलैप्सिबल है। तो ये इलास्टिक वॉल होती है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर से है, तो अच्छा खासा प्रेशर लगता है ब्लड का, लेकिन वो इनलास्टिक है और ये कोलैप्स हो सकती है। नैरो ल्यूमेन होता है, उसका ल्यूमेन ज्यादा है, तो नैरो ल्यूमेन है, इसकी वजह से भी बेटा ये हाई प्रेशर में यहाँ पे ब्लड दौड़ता है। ब्लड इन हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर वहां पे कम। वॉल्स यहाँ पे एब्सेंट है, वहां पे प्रेजेंट है। अगर कलर की बात करूंगी तो ये ऑक्सीजनेटेड है, ये रेडिश होगा, पिंकिश होगा। वो डीऑक्सीजनेटेड है तो वो ब्लूइश कलर का होगा।
जब हमें कोई कट लगता है तो अगर आर्टरीज कट लगे तो एकदम ऐसे फुवारे की तरह ब्लड आता है, जर्की, क्योंकि प्रेशर से जा रहा है, झटके से जा रहा है, तो एकदम कट लगेगा तो एकदम से आएगा, जर्की ब्लड आएगा। लेकिन यहाँ पे स्मूथ ब्लड फ्लो होगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आई होप बेटा आप सबको ये चीज अच्छे से समझ में आई हो। नाउ नेक्स्ट क्लास में हमें समझना है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट बेटा हम अगली क्लास में करेंगे। ये डायग्राम आप रिवाइज करके आइएगा। मैं आपको ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करना सिखाऊंगी क्लास में। पूरा का पूरा डायग्राम हम एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसे नोड, ये सारी चीजें ड्रॉ करेंगे इन दी हार्ट, और वही से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, विल डिस्कस द ह्यूमन हार्ट, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मैं आपको डबल सर्कुलेशन बताऊंगी, कार्डियक साइकिल बेटा, कार्डियक आउटपुट यानी कि ब्लड हमारी बॉडी से कितना बाहर जा रहा है। वी विल टॉक अबाउट ईसीजी एंड फाइनली की कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है। छोटा सा टॉपिक जो कि 2 मिनट का रहेगा, विच इज डिसऑर्डर्स। सो विद दिस थिंग बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। बट अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और अगर आप प्रायोरिटी में हार्ट वाला पार्ट पढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल माई सेल्फ ड्रॉ विद यू, और मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी हार्ट। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विद दिस थिंग बेटा मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू।